हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका कोचिंग वाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका दोस्त अनिल लेकर आया हूँ साइंस के बेहतरीन क्वेश्चंस की एक इम्पोर्टेंट सीरीज़, जिसमें गत वर्ष में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका संकलन किया गया है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे गए हैं किन्हीं न किन्हीं एग्ज़ाम्स के अंदर। बहुत जल्द आप लोगों के एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है, चाहे वो राजस्थान पुलिस का हो, वीडियो मेंस का हो, या और भी किसी साथी का कोई भी एग्ज़ाम हो जिनके सिलेबस के अंदर विज्ञान विषय है, तो उन सभी के लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो हम शुरुआत करते हैं इसकी। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश के संपर्क में आने से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? यानी कि सनलाइट के हमारे ह्यूमन बॉडी के टच में आने पर कौन सा विटामिन है वो उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। आपको पता ही होगा जो सूर्य की किरणें हैं उनसे हमें जो विटामिन मिलता है वो विटामिन डी होता है। विटामिन डी को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे कहते हैं सनसाइन विटामिन। तो आपसे इस नाम से भी पूछ ले तो सनसाइन विटामिन, ये भी विटामिन डी होता है। विटामिन डी की कमी से हमारे बॉडी के अंदर जो कैल्शियम होता है उसकी कमी हो जाती है और इससे हमारी बॉडी की बोन वीक हो जाती है और एक डिजीज़ होता है जिसे रिकेट्स कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स होता है। दूसरा दोस्तों, विटामिन डी इसका केमिकल नेम यानी कि इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, रासायनिक नाम कई बार विटामिन के पूछ लिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको सभी विटामिन के याद होने चाहिए, कैल्सीफेरॉल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, ओजोन सह पदार्थ ऐसे रसायन होते हैं जो पृथ्वी को सुरक्षा देने वाली ओजोन परत को नष्ट करते हैं। ये पहले इन्होंने डेफिनेशन दी है कि ओजोन सहकारी पदार्थ क्या होते हैं, कि जो ओजोन लेयर होती है उसको नष्ट करने में वो योगदान देते हैं। तो इसमें कौन सा ओजोन सहकारी पदार्थ नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं और वो कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ओजोन लेयर को डिप्लेट नहीं करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, पोटेशियम परमैंगनेट। पहले मैं आपको सामान्य सी जानकारी दे दूं ओजोन लेयर क्या होती है। तो दोस्तों, ओजोन का जो केमिकल फार्मूला होता है वो O3 होता है और ये हमारे वायुमंडल के एनवायरनमेंट के समताप मंडल जो होता है, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जिसकी रेंज होती है 15 से 30 किलोमीटर। इस ऊंचाई पर जो होती है वो ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर। अब बात करें इस ओजोन लेयर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ओजोन लेयर दोस्तों जो सूर्य है, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें हैं जिन्हें यूवी रेज कहते हैं, हम अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें कहते हैं, वो हमारे मानव जीवन के इस शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, कैंसर जनित विकिरणें होती है, तो उनका ये अवशोषण कर लेती है और इससे हमारा बचाव होता है। तो ये एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है पूरे पृथ्वी के लिए। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से कहें या फिर नेचुरल कारणों से भी कुछ वायुमंडल में गैसें होती है जिनसे ये ओजोन लेयर है इसका क्षय होता है, यानी कि नष्ट होने लगती है या इसमें छेद हो जाते हैं। तो वो पदार्थ ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC होता है। फ्रिज, एयर कंडीशनर, इनसे ये निकलता है, तो ये भी इस ओजोन लेयर को नष्ट करने में योगदान देता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है CCl4, ये भी एक ओजोन लेयर का सहकारी पदार्थ होता है। मिथाइल क्लोरोफॉर्म CH3 इसका केमिकल फार्मूला होता है, ये भी इसको नुकसान पहुंचाता है। पोटेशियम परमैंगनेट ऑप्शन 4 जिसका फार्मूला होता है KMnO4, ये एक साल्ट है, यानी कि ये एक लवण है और इसका कोई वो ओजोन लेयर को ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो हमारा जो आंसर है कि कौन सा ओजोन सहकारी पदार्थ नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट, ये इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एंजाइम का अग्नाशय से संबंध नहीं है? एंजाइम पूछे हैं और अग्नाशय का उससे रिलेशन किसका नहीं है, वो इसका आंसर देना है हमें। तो हम इसको देखें कि जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय एक अग्नाशयी रस हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करता है जिसको पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं।
इस जूस के अंदर कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, यानी कि पाचक एंजाइम होते हैं जो हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन करने में सहयोग करते हैं। तो कौन कौन से हैं ये ऑप्शंस? फर्स्ट, लाइपेज। लाइपेज एंजाइम दोस्तों हमारी बॉडी में अग्नाशय के रस में, पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है, और ये जो हम भोजन में वसा ग्रहण करते हैं, फैट, इस वसा का पाचन करता है। तो यानी कि इसका संबंध अग्नाशय से है। सेकंड ऑप्शन है एमाइलेज। एमाइलेज भी अग्नाशय रस में प्रेजेंट होता है और ये स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च का पाचन करता है। ट्रिप्सिन भी हमारे अग्नाशय जो रस होता है उसमें प्रेजेंट होता है और ये प्रोटीन का पाचन करता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो इसका आंसर हो जाएगा, टाइलिन। ये पैनक्रियाटिक जूस में नहीं होता है, अग्नाशयी रस में इसका कोई लेना देना नहीं। ये दोस्तों लार ग्रंथि में पाया जाता है। सैलिवरी ग्लैंड जो होती है, लार ग्रंथि, इसके अंदर ये पाया जाता है और ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है, स्टार्च को शुगर में। तो इसका सही आंसर होगा टाइलिन। आपको ये तीनों एंजाइम ध्यान में रखने, हो सकता है अगली बार क्वेश्चन कोई ऑप्शन से अप्लाई हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है किस रेशे को सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है? सुनहरा रेशा यानी कि गोल्डन फाइबर, और इसका आंसर आप सभी को पता होगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है। जूट जो होता है पटसन, उसको गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, जूट। ऑप्शन नंबर थर्ड। और इसका जो सबसे ज़्यादा उत्पादन इंडिया में होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है, वेस्ट बंगाल। इसके लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, जलवायु दशाएं होती है, वो लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर, और डेल्टाई क्षेत्र में इसका उत्पादन अधिक होता है। डेल्टाई क्षेत्रों में अधिक उत्पादन होता है जहाँ नदियाँ डेल्टा बनाती है, और यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो दोमट मृदा होती है। तो ये कुछ फेवरेबल कंडीशन होती है जहाँ पर जूट का उत्पादन होता है, और हमारे देश में पश्चिम बंगाल सबसे अग्रणी राज्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। 1796 में चेचक का टीका किसने खोजा? चेचक एक बीमारी होती है, आप सबको पता होगा, और ये विषाणु जनित बीमारी है, और इसका अलग अलग नाम भी होते हैं। कुछ चेचक को स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं, बड़ी माता भी कहते हैं, तो हो सकता है कुछ और नाम से भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इसका जो टीका है, इसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं इसको, इसी को बड़ी माता कहते हैं, और इसकी जो टीका है इसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। लुई पास्चर का भी इस ऑप्शन में नाम है, तो इनका भी अपन देख लेते हैं। इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी, रेबीज। जोनास ई साल्क, इन्होंने जो पोलियो वैक्सीन है, पोलियो की जो दवा है, इसकी खोज की थी। जोनास ई साल्क इंपॉर्टेंट है, तो आपको ऑप्शंस को भी ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, किस जीवाणु के कारण दही बनता है? बैक्टीरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है कि किससे दही बनता है। तो आपको पता होगा ये होता है लैक्टोबैसिलस, बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, और जो दूध से दही बनता है वो इस बैक्टीरिया की वजह से बनता है, और इस क्रिया को कहते हैं किण्वन की क्रिया, किण्वन। तो ये आपको ध्यान रखना है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है शरीर में विटामिन डी के अभाव के कारण कौन सा रोग होता है? पहले क्वेश्चन था विटामिन डी, सूर्य की विकिरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो हमने देख लिया वो था विटामिन डी। अब ये पूछ रहा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रिकेट्स नाम का रोग होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। इनकी भी बात कर लेते हैं, बेरी बेरी। तो ये विटामिन बी की कमी से होता है, बी में भी स्पेसिफिकली B1, जिसको हम थायमीन कहते हैं, थायमीन। फिर दोस्तों घेंगा यानी कि गोइटर, ये जो डिजीज़ है ये आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन, जब हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि जो है, इसके अंदर सूजन आ जाता है। इस रोग को क्या कहते हैं? घेंगा या गोइटर। थर्ड ऑप्शन कह रहा है स्कर्वी, तो ये विटामिन
सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसको कहते हैं स्कर्वी। तो इसका आंसर हो गया रिकेट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, किसके कारण फलों का स्वाद मीठा होता है? दोस्तों फलों के अंदर जो मिठास होती है वो फ्रक्टोज शर्करा की वजह से होती है। ये एक नेचुरल शर्करा है, यानी कि प्राकृतिक चीनी जो होती है उसका प्राकृतिक रूप कह सकते हैं हम, चीनी का प्राकृतिक रूप। इसी की वजह से जो फ्रूट्स होते हैं वो प्राकृतिक रूप से मीठे होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश वर्ष की एक किसकी एक यूनिट है, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष नाम से लग रहा होगा वर्ष समय की इकाई हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। जो खगोलीय पिंड होते हैं, पृथ्वी, सूर्य, कई सारे ग्रह, तारे, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके मेजरमेंट के लिए जो हम यूनिट काम में लेते हैं उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। होता क्या है, एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो जो प्रकाश द्वारा जो निर्वात मीडियम होता है, निर्वात के अंदर एक वर्ष के अंदर जितनी दूरी ट्रेवल की जाती है, तय की जाती है, उसी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये दूरी का मात्रक इकाई, यूनिट कुछ भी कह लो, है प्रकाश वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? वैज्ञानिक नाम होते हैं कुछ अलग अलग एग्रीकल्चर्स के, तो वो ऑप्शंस वाइज हम देख लेते हैं। हॉर्टिकल्चर फर्स्ट ऑप्शन है, ये बागवानी को कहते हैं। बागवानी या गार्डनिंग जिसे कहते हैं बागवानी, इसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। सेकंड है पीसी कल्चर, ये मत्स्य पालन को कहते हैं। मत्स्य पालन पीसी कल्चर होता है। नेक्स्ट है दोस्तों वीटिकल्चर, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अंगूर की खेती को कहते हैं वीटिकल्चर। लास्ट सेरिकल्चर, ये रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरिकल्चर। तो आपको केवल क्वेश्चन का आंसर ध्यान नहीं रखना है, ऑप्शंस से भी ध्यान रखना है कि आगे और कौन सा क्वेश्चन अप्लाई हो सकता है। तो सेरिकल्चर, रेशम कीट पालन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों कुछ प्रोसेस होता है जिसमें सबसे पहले होता है जिनिंग, उसके बाद स्पिनिंग, और फिर होता है निटिंग। तो दोस्तों सबसे पहले जब किसान के खेत से फसल रॉ मटेरियल जब पहुंचता है तो उससे बीज, जो कपास का बीज होता है उसको अलग किया जाता है, और कपास शुद्ध करके उसको साफ करके अलग इकट्ठा किया जाता है। उस प्रक्रिया को अपने जिनिंग कहते हैं। ये जो प्रोसेस होता है उसको जिनिंग कहते हैं। इसके बाद में जो फाइबर होता है उससे धागा बनाया जाता है, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं स्पिनिंग। और फिर जो धागा होता है उससे कपड़ा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं निटिंग। तो यहाँ तो कपास के बीजों को अलग किया जाता है, कपास के बीज अलग, और स्पिनिंग जो होता है वो अपना आंसर हो जाएगा कताई, धागा बनाने की प्रक्रिया। फाइबर से धागा बनता है, फाइबर से धागा। और धागे से जो कपड़ा बनता है उसको कहते हैं निटिंग। तो ये हमने ऑप्शंस को भी देख लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है? तो दोस्तों इसमें दे रखा विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, ए और डी। तो हम विटामिन आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट है इसी स्लाइड के अंदर। ये तीसरा क्वेश्चन है, तो हम थोड़ा विटामिन को डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। मैं अलग अलग विटामिन का आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। विटामिन ए, इनका रासायनिक नाम बता देता हूँ। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। ये नीचे जो लिख रहा हूँ मैं, ये केमिकल नेम है इनके, रेटिनॉल। और इसकी कमी से जो रोग होता है उसको रतौंधी कहते हैं, रतौंधी। अब बात करते हैं विटामिन बी। विटामिन बी, इसके अलग अलग टाइप भी होते हैं। तो विटामिन जो B1 होता है इसको थायमीन कहते हैं, और इसी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है जो हमने बचपन से पढ़ा है
कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, वो एक्चुअली B1 की वजह से होता है, बेरी। बात करते हैं विटामिन B3, दूसरा इंपॉर्टेंट विटामिन जिसको नियासिन कहते हैं, नियासिन। नियासिन और इस विटामिन B3 की कमी से दोस्तों जो डिजीज होता है उसको कहते हैं पेलाग्रा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखें। नियासिन, इसकी कमी से होता है पेलाग्रा। दोस्तों जो पेलाग्रा डिजीज़ होता है वो मोटे अनाज जो होते हैं उनके निरंतर सेवन की वजह से होता है। जो मक्का होता है, कह सकते हैं मक्का का जो निरंतर सेवन करते हैं लगातार, उनमें ये अक्सर डिजीज़ पाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है B9 और B12। B9 को फॉलिक एसिड कहते हैं, फॉलिक एसिड। और B12 कोबाल्ट, इसका नाम होता है साइनोकोबालेमीन, साइनोकोबालेमीन, ये इनका केमिकल नाम। और इन दोनों की कमी से एनीमिया डिजीज़ होता है। जब हमारी बॉडी के अंदर फॉलिक एसिड यानी कि B9 और कोबाल्ट B12 इनकी कमी होती है तो हमारी बॉडी के अंदर जो रक्त है, ब्लड है, इसकी कमी हो जाती है, और इसकी कमी होने से जो डिजीज़ होता है उसको कहते हैं एनीमिया। तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है दोस्तों, इसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, केमिकल नेम जो होता है इसका एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से जो डिजीज़ होता है उसको कहते हैं स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिजीज़ होता है। क्या होता है दोस्तों, जो खट्टे फल होते हैं इसमें जनरली विटामिन सी पाया जाता है, और इसकी कमी की वजह से हमारे जो दांतों के पास मसूड़े होते हैं इनमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, हमारी बोन्स वीक हो जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं, उस डिजीज़ को कहते हैं स्कर्वी। बात करते हैं विटामिन डी की, हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, कैल्सीफेरोल कहते हैं, और इससे रिकेट्स नाम का रोग होता है, रिकेट्स। नेक्स्ट चलते हैं विटामिन ई। विटामिन ई, इसका जो केमिकल नेम है वो है टेकोफेरोल। दोस्तों इस विटामिन के कुछ और नाम भी हैं, इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ब्यूटी विटामिन। इसी को रिप्रोडक्टिव विटामिन भी कहते हैं, जनन विटामिन, रिप्रोडक्टिव विटामिन, इसको जनन विटामिन भी कहते हैं। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो नपुंसकता या बांझपन, यानी कि जो मानव की संतान उत्पन्न करने की क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। किसकी वजह से? विटामिन ई की कमी से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लास्ट, विटामिन के। विटामिन के होता है दोस्तों जो हमारे ब्लड क्लॉट बनता है, रक्त का थक्का, इसको बनाने में ये उपयोगी होता है, ब्लड क्लॉट। तो ये थी कुछ विटामिन के बारे में सामान्य जानकारी, इनके केमिकल नाम और इनकी कमी से होने वाले डिजीज़, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। पृथ्वी तक सूर्य की विकिरणें पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? लगभग पूछा है, कई जगह 8 मिनट और 22 सेकंड्स होता है, कहीं कहीं इसको 8 मिनट और 40 सेकंड्स भी बताया जाता है, इसीलिए इन्होंने लगभग पूछा है, तो ये 8 मिनट इसका सही उत्तर हो जाएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो हमारे सौर मंडल के अंदर ग्रहों की संख्या कितनी है? जनरली हम पढ़ते हैं 9 ग्रह होते हैं, लेकिन 2008 के बाद से एक ग्रह को हटा दिया गया, प्लूटो को, तो अब जो संख्या है वो 8 है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। जो सबसे नज़दीक सूर्य के सबसे पास कह सकते हैं वो जो ग्रह है वो बुध होता है, बुध है। और सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है, और ये पृथ्वी के भी सबसे पास में, पृथ्वी के सबसे पास में जो ग्रह है वो शुक्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे दूर और ठंडा जो ग्रह है वो वरुण, जिसे नेपच्यून भी कहते हैं, नेपच्यून, वरुण, ये सबसे ठंडा ग्रह भी है और सूर्य से दूर है, तो इसलिए ठंडा भी होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है ये स्लाइड का, इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज या प्रोटॉन की खोज? ये जनरली क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, हम देख लेते हैं इनको। तो इलेक्ट्रॉन की बात करें, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, इसकी खोज की थी जे थॉमसन ने, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन दोस्तों इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज या कह सकते हैं ऋणात्मक आवेश। कौन सा? ऋणात्मक आवेश। इसकी वैल्यू भी मैं बता दूं आपको, -1.6 टू 10⁻⁻19 कूलम इस पे चार्ज होता है। बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन, इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने।